नमस्कार। आज हम भारत के वित्तीय बाजार की आप कह सकते हैं धमनियों को समझने के लिए गहरा गोता लगा रहे हैं, खास तौर पे चार्ट मास्टर बीएन से जुड़े दर्शकों के लिए जो रोजाना ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में है। ये सवाल अक्सर आता होगा मन में कि भाई भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज क्यों हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, क्या एक काफी नहीं था? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। और हमारे पास इस पर काफी अच्छे लेख और रिसर्च मटेरियल हैं जिनके जरिए हम कोशिश करेंगे इस सवाल की तह तक पहुंचने की। हमारा मिशन सीधा है, इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जिनसे पता चले कि ये दोहरी व्यवस्था बनी कैसे, और सबसे जरूरी आज के ट्रेडर या निवेशक के लिए, खासकर जो इंट्राडे करते हैं, उनके लिए इसके मायने क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि भारत में दो एक्सचेंजों का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, बाजार की अपनी ज़रूरतें थीं और हाँ, कुछ कड़े सबक भी सीखे गए। इन सब ने मिलकर भारतीय कैपिटल मार्केट को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। अच्छा। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कंपटीशन से हुई तरक्की की है। दिलचस्प। तो कहानी की शुरुआत फिर बीएसई से ही होगी, सबसे पुराना जो है। हाँ बिल्कुल। बीएसई का नाम ही अपने आप में इतिहास है। जरा सोचिए, ये सिर्फ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, लगभग 150 साल पुराना, 150 साल, हाँ। बल्कि दुनिया के 10 सबसे पुराने एक्सचेंजों में भी आता है। और शुरुआत भी बड़ी अनोखी थी। 1850 के दशक में मुंबई के टाउन हॉल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे हाँ पेड़ के नीचे सिर्फ 22 स्टॉक ब्रोकर्स थे जिन्होंने ये शुरू किया था। बिल्कुल। फिर 1874 में उन्हें दलाल स्ट्रीट पर अपनी परमानेंट जगह मिली, जो आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम है। सही कहा। और 1957 में सरकार से मान्यता भी मिल गई सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, एक पुरानी स्थापित संस्था। हाँ, ऐतिहासिक तो है, लेकिन देखिए, दशकों तक भारत का इकलौता बड़ा एक्सचेंज होने की वजह से ना बीएसई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जो अक्सर मोनोपोली के साथ आती हैं। अच्छा, क्या दिक्कतें थी? और इन्हीं प्रॉब्लम्स ने असल में बाद में बदलाव की जमीन तैयार की। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पावर कुछ गिने चुने बहुत पावरफुल ब्रोकर्स के हाथ में आ गई थी। हाँ। ये एक तरह का क्लोज क्लब बन गया था जिसमें नए लोगों का आना, आप समझ लीजिए, लगभग नामुमकिन था। मेंबरशिप फीस इतनी ज्यादा थी, कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि 1 करोड़ तक। 1 करोड़ उस जमाने में। हाँ। तो आम ब्रोकर तो सोच भी नहीं सकता था इसके बारे में। सही बात है। और जब कंपटीशन नहीं होता तो क्या होता है? सिस्टम में ढिलाई आती है, कीमतों में हेरफेर, जाली सर्टिफिकेट्स, सौदों के सेटलमेंट में देरी या गड़बड़ी, ये सब आम होने लगा था। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता था? जाहिर है, छोटे निवेशकों को, जिनकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी थी। हाँ। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बीएसई उस वक्त थोड़ा पिछड़ा हुआ था। आज हम स्क्रीन पर फटाक से ट्रेड करते हैं। हाँ बिल्कुल। तब ओपन आउटक्राई सिस्टम चलता था। ट्रेडिंग फ्लोर पर ब्रोकर चिल्ला चिल्ला कर सौदे करते थे, सब कुछ कागज पर। अच्छा, वो फिल्मों में दिखाते हैं जैसे। हाँ बिल्कुल वैसे ही। अब सोचिए वो कितना धीमा रहा होगा, कितना थकाऊ, और उसमें गलतियों की कितनी गुंजाइश रही होगी। हाँ, और इंट्राडे जैसी चीज तो उस माहौल में मुश्किल ही लगती है, नामुमकिन समझिए। और फिर आया वो साल 1992, जिसने भारतीय शेयर बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। कुख्यात हर्षद मेहता घोटाला। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये उस वक्त के सिस्टम की सारी कमजोरियों का एक तरह से आईना था। इसने साफ कर दिया कि अब बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। हर्षद मेहता ने किया क्या था? उसने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया, है ना? बैंकों से पैसा लिया, उसे गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में डाला। हाँ, और कुछ चुनिंदा शेयरों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। हाँ, ये घोटाला करीब 5,000 करोड़ का बताया जाता है। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। पूरे देश को हिला दिया था इसने। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक जिक्र है कि कैसे एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, उसका शेयर जो 200 रुपए के आसपास था, हाँ, वो बढ़ते बढ़ते 9,000 तक पहुंच गया था। ये तो साफ मैनिपुलेशन था, पूरी तरह से। और जब पत्रकार सुचेता दलाल ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया तो बस जैसे ताश का महल ढह गया। शेयर बाजार बुरी तरह गिरा। सेंसेक्स 4500 से गिरकर सीधा 2500 पर आ गया। 40% से ज्यादा की गिरावट। बाप रे। अंदाजा है कि निवेशकों के करीब 1,000 अरब रुपए की संपत्ति
साफ हो गई। इतना बड़ा नुकसान? हाँ, लेकिन इस हादसे का सबसे बड़ा सबक क्या था? इसने साफ कर दिया कि सिर्फ एक एक्सचेंज पर डिपेंड रहना कितना खतरनाक हो सकता है। जब सारी पावर एक ही जगह हो तो सिस्टेमिक रिस्क यानी पूरे सिस्टम के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर वो एक एक्सचेंज लड़खड़ाया तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट ठप। सही बात है। तो इसी संकट के बाद और बाजार को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल। और सरकार ने कदम उठाया। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना हुई। हाँ। इसका मकसद साफ था, बीएसई की जो कमियां थी उन्हें दूर करना और इंडियन कैपिटल मार्केट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लाना। एग्जैक्टली। एनएसई की नींव असल में 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिशों पर रखी गई थी। इस समिति का काम ही था भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स को मॉडर्नाइज करना। और एनएसई ने शुरुआत से ही एक बड़ा और जरूरी फर्क पैदा किया। इसने ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग रखा। अच्छा। और इसे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की सीधी निगरानी में लाया गया। ये बीएसई के ब्रोकर डोमिनेटेड मॉडल से बिल्कुल अलग था। इससे गवर्नेंस बेहतर हुई। और एनएसई ने आते कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट की तस्वीर ही बदल दी, खासकर ट्रेडर्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा कदम शायद वो था 1994 में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत। हाँ, वो तो क्रांति ही थी। उसने फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर और वो कागजी कार्रवाई सब खत्म कर दिया। हाँ, ये वाकई एक क्रांति थी। सोचिए, अब देश के किसी भी कोने में बैठा ट्रेडर रियल टाइम में कीमतें देख सकता था और तुरंत ट्रेड कर सकता था। इसने बाजार को सही मायनों में डेमोक्रेटाइज किया। आज जो हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग देखते हैं, उसकी नींव इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने रखी थी। और आपने मेंबरशिप फीस की बात की थी बीएसई की, वो भी बदली? हाँ, वो बीएसई की करोड़ों की मेंबरशिप फीस एनएसई ने उसे हटा दिया। सिर्फ एक ब्याज मुक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त रखी। अच्छा, इससे तो बहुत फर्क पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। इससे हजारों नए ब्रोकर्स और लाखों नए निवेशक बाजार से जुड़े। ट्रेडिंग अब कुछ खास लोगों का खेल नहीं रहा। सही है। एक और बड़ा सुधार था सेटलमेंट टाइम में, जहां बीएसई में सौदे निपटाने में 15 दिन तक लग जाते थे। 15 दिन? हाँ, एनएसई ने इसे घटाकर 7 दिन कर दिया। और आज तो हम T+1 के जमाने में हैं, ट्रेड प्लस 1 डे। हाँ, ये तो कमाल है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उनका पैसा अब हफ्तों तक फंसा नहीं रहता, अगले ही दिन अकाउंट में। तो वो अपनी कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा तेजी से ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ ही एनएसई लाया बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम, जिससे मैनिपुलेशन पर नजर रखी जा सके, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के तरीके और रियल टाइम डेटा जो सबके लिए अवेलेबल हो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, जिससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। इन दोनों एक्सचेंजों एनएसई और बीएसई में आज क्या मुख्य अंतर हैं? एक ट्रेडर या निवेशक को क्या जानना जरूरी है? देखिए, आज दोनों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना जरूरी है, खासकर अगर कोई एक्टिवली ट्रेड करता है। पहला, मार्केट लीडरशिप और वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब रोज कितना टर्नओवर होता है। इस मामले में एनएसई कहीं आगे है। अच्छा। ये भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और दुनिया भर में भी टॉप 10 में आता है, यूजुअली 8वें नंबर पर। बीएसई भी टॉप 10 या 11 में रहता है, पर वॉल्यूम काफी कम है एनएसई के मुकाबले। तो इसका मतलब लिक्विडिटी पर भी असर पड़ता होगा? बिल्कुल, यही दूसरा पॉइंट है, लिक्विडिटी। ये वॉल्यूम से जुड़ा है और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शायद सबसे जरूरी चीज है। लिक्विडिटी का मतलब है किसी स्टॉक को बिना उसकी कीमत पर ज्यादा असर डाले कितनी आसानी और तेजी से खरीदा या बेचा जा सकता है। एनएसई पर ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से, खासकर जो बड़े पॉपुलर स्टॉक्स हैं, उनमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब ट्रेडर्स को अपनी मनचाही कीमत पर सौदा जल्दी मिल जाता है? हाँ, और बड़े ऑर्डर्स भी आसानी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बीएसई पर, खासकर छोटी कंपनियों में, लिक्विडिटी एक इशू हो सकती है। तो अगर कोई दिन में कई बार जल्दी खरीदना बेचना चाहता है, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, तो एनएसई उसके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां बायर्स और सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छी लिक्विडिटी स्लिपेज को भी कम करती है। स्लिपेज यानी जिस कीमत पर आप खरीदना चाहते हैं और जिस पर असल में सौदा होता है, उसके बीच का अंतर। जो लोग बार बार ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत मायने रखता है। समझ गई। और तीसरा अंतर? तीसरा, कंपनी लिस्टिंग। यहां बीएसई आगे है।
बीएसई पर 5,600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। 5,600 काफी ज्यादा है। हाँ, जबकि एनएसई पर करीब 2,000 प्लस हैं। तो अगर कोई छोटी, कम जानी पहचानी कंपनियों में या अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में निवेश करना चाहता है तो बीएसई में ज्यादा चॉइस है। अच्छा। बीएसई का अपना एसएमई प्लेटफॉर्म भी है जो छोटी और मझोली कंपनियों को लिस्ट होने का मौका देता है। और चौथा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। ये एक और एरिया है जहां एनएसई का पूरा दबदबा है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस। हाँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे वायदा सौदे। भारत में लगभग आप मान लीजिए 90% से ज्यादा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एनएसई पर ही होती है। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर है और उनका सारा एक्शन एनएसई पर ही होता है। एनएसई का जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग को संभालने में ज्यादा सक्षम है। तो जो लोग एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो एनएसई मेन प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। पांचवा है लेन देन की लागत यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यहाँ बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन है। कितना? एनएसई इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेड पर लगभग 0.00335% चार्ज करता है, जबकि बीएसई का चार्ज करीब 0.00375% है। ये तो बहुत कम अंतर है। अंतर कम है, लेकिन सोचिए, अगर कोई दिन में बहुत सारे ट्रेड करता है या बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करता है तो महीने या साल के आखिर में ये छोटी छोटी बचत भी मायने रखती है। ये सीधा प्रॉफिट पर असर डालती हैं। हाँ, ये बात तो है। एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये जरूर मायने रखेगा। और छठा पॉइंट? छठा, बेंचमार्क इंडेक्स। एनएसई का मेन इंडेक्स निफ्टी 50 है जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करता है, और बीएसई का सेंसेक्स टॉप 30 कंपनियों को। दोनों ही इंडियन मार्केट के अहम बैरोमीटर हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें, एनएसई मतलब ज्यादा लिक्विडिटी, बेहतर टेक्नोलॉजी, डेरिवेटिव्स का गढ़ जो एक्टिव ट्रेडर्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पसंद है। सही। और बीएसई मतलब ज्यादा कंपनियों की लिस्टिंग, ऐतिहासिक महत्व और शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या छोटी कंपनियों में रुचि रखने वालों के लिए ज्यादा रेलेवेंट। बिल्कुल, यही निचोड़ है। दोनों की अपनी ताकतें हैं और वे अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। अब एक सवाल मन में आता है, क्या भारत ही ऐसा देश है जहां दो या ज्यादा एक्सचेंज है, या जो दुनिया में आम बात है? नहीं, भारत अकेला नहीं है इस मामले में। असल में दुनिया भर के कई डेवलप्ड मार्केट्स को देखें तो वहां भी कई एक्सचेंज एक साथ काम करते हैं। अच्छा। हाँ, और अक्सर अलग अलग जरूरतों या सेगमेंट्स को पूरा करते हैं। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ, एनएसई, जो ज्यादातर बड़ी पुरानी स्थापित कंपनियों का गढ़ है, और नैस्डैक है जो टेक्नोलॉजी और ग्रोथ कंपनियों के लिए जाना जाता है। हाँ, टेक स्टॉक्स के लिए नैस्डैक फेमस है। बिल्कुल। और वहां तो कुल मिला के 20 से ज्यादा एक्सचेंज हैं। जापान में 13, जर्मनी में 6, कनाडा में 6 एक्सचेंज है। यूके में भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज का मेन मार्केट है, और साथ में एआईएम है जो छोटी उभरती कंपनियों के लिए है। तो ये मॉडल काफी आम है। तो फिर ये जो कंपटीशन हुआ कि भारत में बीएसई के बाद एनएसई आया, हाँ, इसका कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? क्या इससे बाजार को, निवेशकों को, खासकर हमारे जैसे ट्रेडर्स को फायदा हुआ? इसके कई लाभ हुए हैं। पहला, बेहतर तकनीक और इनोवेशन। दोनों एक्सचेंजों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रही है। एनएसई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग में आगे रहा तो बीएसई ने भी अपनी टेक्नोलॉजी सुधारी और नए प्रोडक्ट्स लाए, जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव्स। इस होड़ का सीधा फायदा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मिला। सही बात है। दूसरा, कम लागत और बेहतर सेवाएं। कंपटीशन ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम रखने में मदद की है। जैसा हमने देखा, एनएसई की कॉस्ट थोड़ी कम है। साथ ही दोनों एक्सचेंज इन्वेस्टर्स को बेहतर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स के लिए कम कॉस्ट का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। तीसरा, मजबूत रेगुलेशन। दो एक्सचेंजों की मौजूदगी ने रेगुलेटर यानी सेबी को भी अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। इससे बाजार में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बढ़ी है। ये तो बहुत जरूरी है। चौथा, सिस्टेमिक रिस्क में कमी। ये 1992 के घोटाले से सीखा गया सबसे बड़ा सबक है। अगर आज किसी एक एक्सचेंज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ भी जाती है तो दूसरा एक्सचेंज काम करता रहता है। अच्छा, हाँ। इससे पूरा बाजार ठप होने का खतरा कम हो जाता है। ये मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पांचवा, मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन और चॉइस। जैसा हमने बात की, एनएसई लिक्विड स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स पर फोकस्ड है, जबकि बीएसई छोटी कंपनियों सहित ज्यादा वाइड कवरेज देता है। इससे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रैटेजी और जरूरत के हिसाब से चुनने का ऑप्शन मिलता है। और छठा, आर्थिक लाभ। इस कॉम्पिटिटिव माहौल ने इंडियन मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव बनाया है।
आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट है, जिसका कुल मार्केट कैप $5.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वाह, काम कर रहे हैं। और आगे क्या लग रहा है, भविष्य में इनसे क्या उम्मीदें हैं? आज दोनों एक्सचेंज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के दो मजबूत पिलर हैं, जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक की तरह काम करते हैं। एनएसई वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी और डेरिवेटिव्स में लीडर है, तो बीएसई लिस्टेड कंपनियों की संख्या और एसएमई सेगमेंट में अपनी खास पहचान रखता है। सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों सेबी की कड़ी निगरानी में काम करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा होती है और बाजार में भरोसा बना रहता है। और ये रुके नहीं है, लगातार डेवलप हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों ही डिजिटल इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, एआई बेस्ड ट्रेडिंग टूल्स, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना। हाँ, ये सब तो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दोनों ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने प्लेटफॉर्म्स भी खोले हैं, NSE IX और इंडिया INX। हाँ, सुना है उनके बारे में। साथ ही नए नए प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं, जैसे अलग अलग तरह के डेरिवेटिव्स, कमोडिटी ट्रेडिंग के ऑप्शंस और अब सस्टेनेबल फाइनेंस मतलब ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि भारत की ये जो दो स्टॉक एक्सचेंज वाली प्रणाली है, ये एक संकट से मतलब 1992 के घोटाले और मोनोपोली की समस्याओं से जन्मी, लेकिन ये मजबूरी आगे चलकर एक ताकत बन गई। बिल्कुल। एनएसई के आने से जो कंपटीशन शुरू हुआ, उसने इंडियन कैपिटल मार्केट को कहीं ज्यादा मॉडर्न, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और हाँ, निवेशकों खासकर ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद बना दिया। बिल्कुल। ये बॉ एक्सचेंज फालतू नहीं है, बल्कि एक हेल्दी इकोसिस्टम का हिस्सा है। एनएसई जहां स्पीड और टेक्नोलॉजी का सिंबल है, वहीं बीएसई वाइड कवरेज और इतिहास का। इस कंपटीशन ने कॉस्ट कम की है, सर्विसेज बेहतर हुई हैं और ट्रेडर्स के पास आज पहले से कहीं ज्यादा विकल्प और बेहतर अवसर हैं। कंपनियों को भी लिस्टिंग के लिए ज्यादा रास्ते मिले हैं और कुल मिलाकर भारतीय बाजार ज्यादा मजबूत और ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बना है। तो भारत की दोहरी एक्सचेंज कहानी दिखाती है कि कैसे सही समय पर उठाया गया कदम और एक हेल्दी कंपटीशन किसी भी मार्केट को बदल सकता है, उसे ज्यादा सुरक्षित और डायनामिक बना सकता है। हाँ। और अंततः देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दे सकता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, ये दोनों एक्सचेंज कैपिटल को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। और अब एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, भविष्य में क्या होगा? टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है और जैसे मार्केट डायनामिक्स बदल रहे हैं, क्या ये दोनों एक्सचेंज और करीब आएंगे? क्या इनके बीच की रेखाएं और धुंधली होंगी? क्या क्या मर्जर भी हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। या फिर ये अपनी अपनी खासियतों पर और ज्यादा फोकस करके और भी स्पेशलाइज्ड रोल्स अपनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को ही बारीकी से नजर रखनी चाहिए।